एक छोटा सा अधिकारी या कोई भी अधिकारी एक नोटिस थमा देता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर आप इस मस्जिद को कागज दिखाई देंगे तो हम हटा देंगे, और रातों रात बुलडोजर लाए हटा दिया। ये सरासर गैर कानूनी है। खरखोदा हमारे कस्बा है, उसमें मस्जिद को लेकर एक बात चल रही है। वो लगभग 350 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन अभी पिछले दिनों वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने एक नोटिस दिया और ये कहा कि आप ये बताइए कि ये मस्जिद के कागज़ क्या हैं आपके पास। अब एक माहौल सा बन गया है कि जब भी 1-1.5 महीने के अंदर आ रहा कि जितनी दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, उन्हें एक नोटिस थमाया जा रहा है और वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी इस तरीके की नोटिस देकर और रातों रात उस हमारी मस्जिद को या किसी दरगाह को या हमारे मकानों को जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। संविधान के दायरे में है कि हमें बात करनी है, संविधान को हाथ में नहीं लेना है। हमारी मस्जिदें, हमारे जितने भी दरगाहें हैं, मदरसे हैं, ये सब बचेंगे और इसके लिए हमें लड़ना है। मेरा मकान ढाया जा रहा है तो पड़ोस वाला देख रहा है, नहीं, मेरा मकान अगर ढाया जा रहा, पड़ोस वाले को ये कहना है कि नहीं ये इलीगल है। अभी लेटेस्ट वाला जो हमारे कसेरुआ गांव की मस्जिद थी, उसका मामला था, उसमें तहसीलदार महोदय ने जवाब तक नहीं लिया। इन्होंने अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको कब्रिस्तान दर्ज कर रखा है। अगर कब्रिस्तान भी माना जाता तो वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी थी। 5 में ही 4 बजे ये पता चल गया कि कल को मस्जिद गिर जाएगी, जबकि ऑर्डर पे साइन सुबह को अगले दिन 10 बजे तय हुआ है। हमने बहुत ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उन्होंने उसको किसी चीज़ को नहीं लिखा और उसको गिरा दिया गया। अब भी संभल स्पेशल टारगेटेड है। 4 मस्जिदों को गिराने के बावजूद कुछ कब्रिस्तानों पे, कुछ जगहों पर और पर, जो कि वक्फ बाई यूज़र में तो मस्ट है, लेकिन एक टारगेट बना रखा मुसलमानों के लिए। सिर्फ ज्यादती है और कुछ नहीं है। तो मेरी सब लोगों से, सीनियर सरदार से ज़रा है कि इसमें थोड़ी सी नज़रसानी करें और हमें गाइड करें कि आइंदा अगर कुछ इस तरह के मैसेज आएँ तो हम इसको किस तरह से निपटें। जबकि पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मस्जिद खाली कर दें, तो वहाँ के लोगों ने, लोकल ने मस्जिद खाली कर दी गई थी। उसके बावजूद आई लव मोहम्मद के पर्चे दिखाकर उन लोगों पर पहले FIR दर्ज की गई, इसलिए डराने के लिए कि वो मौके पर नहीं आए, और दूसरी बात क्या कहते हैं, मस्जिद गिराई गई। अगर आई लव मोहम्मद का पर्चा अव्वल तो था नहीं उसमें, और अगर है भी तो मस्जिद के अलावा कहाँ मिलेगा। हमारा एक मदरसा है, मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम उलूम। सन 89 से वो मदरसा चल रहा है। सन 88 में कॉलोनी कटी थी। सन 89 से मदरसा कायम है। 2000 से रजिस्टर्ड है, 2000 से रजिस्टर्ड है। मेरठ के अंदर पक्की रजिस्ट्री है। बिजली के कनेक्शन कॉमर्शियल 2-2 लगे हुए हैं। बेवजह एक मर्डर होता है, मर्डर का एनकाउंटर कर दिया जिसने मर्डर करा है। और हम भी कह रहे हैं, और जितने भी बच्चे हों उनको कानून के रास्ते फांसी की सजा दिलवाइए आप पर अगर इल्जाम है उन पे। तो उसके बाद भी बिगर कोई नोटिस, बिगर कोई इत्तला हमें नहीं बुलाया और मदरसे पर सील लगवा दी। इसे क्यों नहीं दिखाते हैं जो सील करके गए हैं? ये बच्चे अंदर क्यों हैं? इतना मौका क्यों नहीं दिया जो बच्चों को भी अंदर बाहर निकाल दे? अरे सब बच्चे मदरसे पर डिपेंड हैं जिनके माँ बाप नहीं है यहाँ। हमारे बच्चे बिगर माँ बाप के वो पढ़ाई पढ़ रहे, उनको 11 बच्चों को बंद कर दिया। इतनी जल्दबाजी में बंद करा। इतनी जल्दबाजी किस काम की भाई? कानून है, कानून के तहत आप हमें बुलाते, हमसे पूछते हुए तुम पे कागज है या नहीं है। हम पे नहीं कागज थे तो सील लगा देते, तोड़ देते, हमें कोई एतराज थोड़ी। जो दर्द है वहां का किसी से छुपा नहीं है, और आज भी जिस दर्द से हम लोग गुजर रहे हैं वो आप मीडिया बंधु जान रहे हैं। और आपके बीच में दालमंडी का ये वासी आया है। हम उस शहर से आते हैं जहां के सांसद हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे दालमंडी में जर्जर आया, उसके बाद अति जर्जर आ गया साहब। अति जर्जर में कहा गया कि ये आपको जो पैसा मिल रहा है 70% कम हो गया और नहीं देंगे फिर भी गिरा देंगे। तो बहुत ऐसे हमारे दालमंडी वासी भरे भले जितने थे भाग भाग के जा के देना चालू कर दिए। एक दिन मैं घर आता हूँ तो बिटिया ने कहा कि पापा मैंने मोदी जी का लेटर लिख रखा है। जब मैंने उस लेटर को देखा तो मेरी आंख भर आई साहब। जयपुर के अंदर नंदपुरी एक कॉलोनी के अंदर नूरानी मस्जिद है, और ये इलाका जयपुर शहर की 4 दीवारी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम आबादी नहीं है क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी की बॉर्डर्स के ऊपर ये मस्जिद बनी हुई। और नंदपुरी इलाका जो है वहाँ से रेलवे ट्रैक निकल रहा है
रेलवे ट्रैक के बराबर में 30 फुट की सड़क है और ये मस्जिद 1981 में तामीर की गई थी। उस वक्त 30 फुट की ही सड़क थी, कोई मास्टर प्लान वहाँ पर नहीं था। उसके बाद में वो मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता तामीर होती रही और आज की तारीख में जिस दिन वो डेमोलिश की गई उस दिन वो 3 मंजिला मस्जिद थी। तो 7-8 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिसमें वो अकेली एक मस्जिद थी। मास्टर प्लान 2011 में आता है, मस्जिद 1981 से तामीर है, लगातार उसके ऊपर नमाज होती है। तो 80 फुट सड़क चौड़ी करने के नाम के ऊपर उन्होंने किसी भी शख्स को कोई नोटिस नहीं दिया। ज़मीन वो पूरी वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज है और 2003 के सर्वे फार्म में गवर्नमेंट ने खुद ने उसको दर्ज किया है एज ए मस्जिद। फ्राइडे की शाम को मगरिब की नमाज के बाद 7:30 बजे नोटिस लेके एक तामील कुनिंदा वहाँ पहुँचता है। हम लोग वहीं बैठे हुए थे क्योंकि फ्राइडे की शाम को जब पूरे शहर का नेट बंद कर दिया गया और पुलिस का ज़ाब्ता शहर में बढ़ने लगा तो शहर के अंदर ये खबर आई कि कुछ गड़बड़ है और ये किस लिए किया जा रहा है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, मस्जिद के अंदर मौजूद थे। हमारी मौजूदगी के अंदर तामील कुनिंदा एक नोटिस लेके पहुँचा। 7:30 बजे मगरिब की नमाज हो चुकी थी और अगले दिन सैटरडे और संडे था, छुट्टी थी। और मंडे को सुबह 5 बजे इन्होंने उसको डेमोलिश करना शुरू कर दिया। वो इलाके जहाँ से मुस्लिम निकल सकते थे या अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते थे, उन तमाम इलाकों को सील किया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से आप लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख रहे होंगे कि देश के विभिन्न जगहों पर अलग अलग जगहों से ख़बरें आ रही हैं और विजुअल आ रहे हैं कि किस तरह से मस्जिद, मदरसे और जो भी मुसलमानों से जुड़ी हुई जगहें हैं उनको तोड़ा जा रहा है। हम लोग ये अक्सर सुन रहे हैं और यही चीज़ बताई जा रही है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो वहाँ पर बिल्डोज़र चल रहे हैं उन लोगों के पास या तो कागज़ नहीं है या फिर विकास के नाम पर उनको तोड़ा जा रहा है और विकास के नाम पर अगर उनकी जगहों को बिल्डोज़ किया जा रहा है तो उनको उसका उचित मुआवजा मिल रहा है। ये बातें फैलाई जा रही हैं, ये बातें का नैरेटिव सेट किया जा रहा है और यही जो गोदी मीडिया है वो आपको बता रहा है। लेकिन आज स्वतंत्र आपको एक हकीकत बताने जा रहा है, जिन जिन जगहों पर जिस तरह का बिल्डोज़र चला है और किस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसका नाम मुसलमान है उस कम्युनिटी को टारगेट करके एक पॉलिटिकल टेरर पेश किया जा रहा है और गिराया जा रहा है। उन लोगों की बातों को सुनवाते हैं। कुछ जगह के लोग आए हुए हैं जिसमें खरखौदा की मस्जिद का आपको किस्सा पता होगा कि वहाँ की जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन जिसमें आ गया था उस पर नोटिस लगा हुआ है। साथ में आपको खोड़ा जहाँ पर सूर्य चौहान का मर्डर होता है, असद नाम का एक लड़का उसको मार देता है, असद का एनकाउंटर हो जाता है और फिर किस तरह से खोड़ा की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, किस तरह का माहौल को हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया जाता है और ऐसे में वहाँ के एक मदरसे पर ताला लगा दिया जाता है, सील कर दिया जाता है और नोटिस लगा दिया जाता है कि इनके कागज़ नहीं है। लेकिन हकीकत आपको पता चलेगी। ऐसी ही खबरें जयपुर से आई हैं, बाड़मेर से आई हैं, जहाँ पे जामा मस्जिद को, जो इतनी पुरानी जामा मस्जिद है, सारे कागज़ हैं लेकिन उसके बाद भी उसको बिल्डोज़ कर दिया जाता है। और बिल्डोज़ करने का तरीका एक तरह का पैटर्न बताया जाता है कि एक कागज़ लाया जाता है और ऐसे दिन आता है कि अगले दिन संडे पड़ जाए और दूसरे दिन सुबह बिल्डोज़र चला दिया जाता है। तो वो लोग आए हुए हैं आज दिल्ली में, तो हमने उनसे बात की। तो पहले उनकी आप बातें सुन लीजिए। अलग अलग जगह से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, जयपुर से आए हैं, मेरठ से आए हैं और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, जहाँ पर दाल मंडी का आपने जिक्र सुना होगा कि दाल मंडी में जिनके घर को विकास के नाम पर हटाया जा रहा है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची प्रधानमंत्री को लेटर लिखती है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, मैं कैसे पढ़ूंगी जब मेरे पापा के पास छत भी नहीं होगी। सुनिए उनकी कहानियाँ, शायद हमें एहसास होगा कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। मैं रियासत अली एडवोकेट मेरठ से हूँ और मुझे चूँकि सबसे पहले बोलने के लिए भी कहा गया है, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूँ मेरठ के बारे में। जो खरखोदा हमारे कस्बा है उसमें मस्जिद को लेकर एक बात चल रही है
वो लगभग 350 साल पुरानी मस्जिद है। लेकिन अभी पिछले दिनों वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने एक नोटिस दिया और ये कहा कि आप ये बताइए कि ये मस्जिद के कागज़ क्या हैं आपके पास, जबकि उस मस्जिद की स्थिति थाने के बनने से पहले की है। वो मस्जिद वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड में दर्ज है, उसके दफ़ा 37 के कागज़, सारे कागज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ के साथ जो नगर पंचायत खरखोदा है उसके अंदर भी वो मस्जिद दर्ज है, उसका चिट्ठा वो सब हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात ये है कि इस मस्जिद को लेकर सन 1989 में जो वहाँ के थाने के पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने विवाद खड़ा किया था। वहाँ एक मुकदमा जो उस वक्त के मस्जिद के जिम्मेदार थे रियाजुद्दीन साहब, उन्होंने सिविल सूट दायर किया और सिविल सूट क्योंकि उस वक्त पुलिस वाले सरकार को पार्टी बनाया गया था पुलिस को, वो सब उसमें शामिल हुए। उसके बाद वो उन्होंने आना बंद किया। बंद होने के बाद फिर वो मुकदमा एक्स पार्टी हमारे फेवर में हुआ। फेवर में होने के बाद फिर उस मुकदमे उस एक्स पार्टी ऑर्डर को निरस्त कराने के लिए सरकार की तरफ से पेटिशन सिविल सूट वो डाली गई मिसलेनियस एप्लीकेशन, वो उनकी एक्सेप्ट हुई, स्वीकार हुई। उसके खिलाफ हमने रिवीजन किया सेशन कोर्ट में जिला जज के यहाँ और वो रिवीजन हमारा अलाउ हुआ और उनकी जो हमारा एक्स पार्टी ऑर्डर था वो यानी कि ऐसे कैसे रहा और आज तक वो उस पर हमारा यथास्थिति का आदेश लागू है। यानी कि वो जो सिविल सूट था, अब किसी भी अधिकारी को किसी भी कर्मचारी को उस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सरकार उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट नहीं गई, जबकि उसे सरकार अगर हाई कोर्ट जाती उस ऑर्डर को निरस्त कराती तो उन्हें आगे का रास्ता बनता। अब एक माहौल सा बन गया है कि जब भी 1-1.5 महीने के अंदर आ रहा कि जितनी दरगाहें हैं मस्जिदें हैं उन्हें एक नोटिस थमाया जा रहा है और वो कार्रवाई कर रहे हैं। मेरठ पुलिस द्वारा थाना और चौकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के क्रम में थाना खरखौदा की पैमाइश कराई गई थी, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि खसरा संख्या 1217 जो है थाना खरखौदा के नाम पर आवंटित है, जिसका क्षेत्रफल 0.6450 हेक्टेयर है। इसी क्रम में पीछे की तरफ इसी लैंड में एक मस्जिद का पहले से निर्माण है, जिनके इमाम को नोटिस दिया गया है और 7 दिवस की जो है मोहलत दी गई है कि जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है और जिनका जवाब जो है उसको प्रस्तुत करें, अन्यथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। इसके बारे में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि खरखोदे के अलावा जो हमारा मेरठ के अंदर है वो तो हम कार्रवाई कर रहे हैं माशाल्लाह, उसके हमने कागज़ निकाले हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी हम जा रहे हैं, क्योंकि फौरी इलाज जो उसका होगा, फौरी जो हमें रेमेडी मिलेगी वो हाई कोर्ट से मिलेगी। सिविल सूट में इतनी आसानी से मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटनी हैं, जैसे जयपुर में घटी है या बनारस में घटी है या इसके अलावा बहुत सारी जगह से निकल के आ रही हैं, एक छोटा सा अधिकारी या कोई भी अधिकारी एक नोटिस थमा देता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर आप इस मस्जिद को कागज़ दिखाई देंगे तो हम हटा देंगे, और रातों रात बुलडोजर लाए हटा दिया। ये सरासर गैर कानूनी है। इसके लिए उन्हें किसी अधिकारी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो नोटिस दें और नोटिस का जवाब भी वो ना लें, जबकि जवाब देने के लिए भी उन्हें टाइम देना चाहिए और उसे वो हटा दें। इसके लिए अगर ऐसा कोई अधिकारी, मैं ख़ास तौर से हर जगह मीटिंग हम करते हैं, इस बारे में हम कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए, कानून की जानकारी भी होनी चाहिए, और ख़ास तौर से हम सही को सही संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में अगर कोई अधिकारी इस तरीके की नोटिस देकर और रातों रात उस हमारी मस्जिद को या किसी दरगाह को या हमारे मकानों पर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है। उन अधिकारियों को जो ऐसा अधिकारी करते हैं पर्सनली उन्हें पार्टी बनाया जाए, पर्सनली पार्टी बनाया जाए, क्योंकि वो कानून के खिलाफ काम करते हैं। जब 10-20 जगह 50 जगह उनके खिलाफ ही ऐसी कार्रवाई पर्सनली होगी तो वो हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार आएंगी जाएंगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई भी सरकार का आदमी अगर कोई इलीगल काम करता है, कोई अगर पर्सनली अपनी मुठमर्जी से कानून के खिलाफ काम करता है तो खुद जिम्मेदार है। कानून का संरक्षण, संविधान का संरक्षण उस अधिकारी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कानून सम्मत काम करेगा, संविधान के तहत काम करेगा, संविधान कानून उसके पीछे खड़ा है, संविधान उसे बचाएगा, संरक्षण देगा, क्योंकि वो कानून की बात कानून के दायरे में कर रहा है। और अपनी मनमर्जी से बिना कानून के काम करेगा तो उसके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है
और चल रहा है। ये अभी आपने देखा संभल वाले मामले में जो अभी वहाँ के जो सीओ था उस वक्त अनुज चौधरी, कानून के खिलाफ काम करके उसने गोलियां चलवाई हैं, गोली चलाई हैं, और उनमें से एक लड़का आलम नाम का निकल कर आया, उसको 3 गोली लगी थी और उसने हिम्मत की, उसके बाप ने हिम्मत की और मुकदमा उसने कहा कि मुझे जो गोली मारी है फला शख्स ने गोली मारी है, मेरे गोली सीओ ने मारी है, मेरे गोली इंस्पेक्टर ने मारी है। वो खड़ा रहा और एप्लीकेशन दी, कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश उसके खिलाफ किया। इसीलिए हम अपने अधिकारों को भी पहचाने, संविधान के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के हमें बात करनी है। संविधान को हाथ में नहीं लेना है, लेकिन संविधान को सहारा बनाकर हमें संविधान के सहारे से जो इलीगल काम कर रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई करानी है ताकि उन्हें सबक मिले। और जो और अधिकारी सोच रहे हैं इस बारे में कि हम भी गलत करके हम भी रातों रात प्रमोशन पा लेंगे, हम रातों रात फेमस हो जाएंगे, इस्तीफा देके फिर हम राजनीति में आ जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तो उनके लिए भी सबक होगा। और आने वाले जो हमारे लोग हैं उनके अंदर भी एक हौसला इस प्रकार का आएगा। और हम अपने बस मैं यही बात इस प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि हम कानून को हाथ में ना लें, कानून को सहारा बनाएं और जो इलीगल काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हमारी मस्जिदें, हमारे जितने भी दरगाहें हैं, मदरसे हैं, ये सब बचेंगे और इसके लिए हमें लड़ना है। लड़ने के लिए सिर्फ ये है कि हमें अपने सबको एकजुट होकर, अक्सर क्या है कि लोगों के अंदर एक भय है, मेरा मकान ढाया जा रहा है तो पड़ोस वाला देख रहा है, नहीं, मेरा मकान अगर ढाया जा रहा, पड़ोस वाले को ये कहना है कि नहीं ये इलीगल है। और मुझे भी इस बात की कोशिश करनी है कि मैं अदालत का सहारा लूँ, मैं कानून का सहारा लूँ और मैं कोर्ट में जाके अपने अधिकार के प्रति लड़ूँ और मैं इसमें काम कराऊँ। घबराने की या कोई परेशान होने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस ये जितनी भी, जैसे बनारस के अंदर आए हैं या जयपुर के अंदर, मैं देख रहा था कि जयपुर के अंदर इतनी शानदार मस्जिद, इतनी पुरानी मस्जिद, सारे कागज़ रातों रात आपने ढा दिए। किस कानून के तहत आप इस मस्जिद को ढा रहे हैं? भाई आप बता तो दीजिए कम से कम। और संभल वाले मामले में भी कैसे वहाँ मस्जिदें की इतनी सैकड़ों सालें पुरानी मस्जिद है, वो तब इलीगल नहीं थी। आपने वक्फ बोर्ड में दर्ज कैसे कर लिया उनको? आपने उसके हमारे चिट्ठे बना के कैसे तैयार कर लिया अगर वो इलीगल थी? तो बहरहाल ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। इस जो माहौल है इसका हमें मुकाबला संविधान के दायरे में ही रहकर करना है, संविधान से हटकर हमें बिल्कुल भी नहीं करना। यही मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हम सब, चूँकि यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो सब एक ऐसे समाज सेवी और समाज के बारे में काम करने वाले हैं जो दर्द रखते हैं, फिक्र रखते हैं। वो लोगों के अंदर इस बात की यानी कि जागरूकता फैलाएं, संविधान के प्रति उनकी अपनी निष्ठा के साथ साथ हमारे कर्तव्य और हमारे क्या अधिकार हैं ये बताएं। और जगह जगह हम लीगल मीटिंग करें और लीगल मीटिंग करने के बाद इस बात को लोगों को तक फैलाएं कि उनके ऊपर ज्यादती हो रही है, वो चुप ना बैठे, डरे नहीं और इस बार और वो संविधान कोर्ट में जाकर संविधान से अपने अधिकारों को वहां से प्राप्त करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी का मौका है कि ये मौका दिया गया हम सबको, आप सीनियर्स ने और सारे समझदार लोगों ने, कि हम अपनी बात प्रेस के ज़रिए दुनिया तक पहुंचा सकें। सबसे पहला मसला जामा मस्जिद का तो सबको मालूम ही है, चल ही रहा है। और उसके बाद अभी लगभग 4 मस्जिदें हमारे संभल की गिरा दी गई हैं। एक हमारी ईदगाह गिरा दी गई है जो वहीं गांव में थी। और ईदगाह का मेन मसला सिर्फ इतना है कि वहाँ सिर्फ एक दीवार होती है और साल में 2 बार नमाज होती है, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र पर। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन सैकड़ों साल से, जब से गांव है, जब से मुस्लिम्स रह रहे हैं, तब से वो ईदगाह बनी हुई थी। सारे रिकॉर्ड में है, सारे पुलिस के रिकॉर्ड में ईदगाह पे तैयारी की जाती है, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से वहाँ पर नमाज के लिए तैयारी की जाती है, लेकिन कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। सिर्फ एक नोटिस देकर, और उसमें भी नोटिस में डराने के लिए हज़ारों और लाखों रुपये का जुर्माना दर्शाते हुए जो मैनेजमेंट कमेटी ईदगाह की नमाज वगैरह की तैयारी कराती है उनके खिलाफ लाखों रुपये के जुर्माने दिखाकर और उनसे कागज़ मांगे जाते हैं, जो कि मौके पे दिखाए भी जाते हैं लेकिन उनको नहीं माना जाता। अभी लेटेस्ट वाला जो हमारे कसेरवा गांव की मस्जिद थी, उसका मामला था, उसमें तहसीलदार महोदय ने जवाब तक नहीं लिया, जबकि वो 1984 में वक्फ बोर्ड द्वारा सरकार द्वारा वक्फ में रजिस्टर्ड की गई थी। 1984 में सरकार ने एक स्कीम चलाई थी जो मौके पर जहाँ कब्रिस्तान है या मस्जिद है या कोई मंदिर है उसको स्वयं दर्ज करना था
तो सर 1984 में सरकार ने उसे दर्ज किया वक्फ बोर्ड में, और 3063 पे वक्फ बोर्ड में दफ़ा 37 और 30 रजिस्टर में दर्ज है वो मस्जिद के तौर पर, और कुछ साइड में कब्रिस्तान भी हैं उसके। इन्होंने अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको कब्रिस्तान दर्ज कर रखा है। अगर कब्रिस्तान भी माना जाता तो वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को उन्होंने नहीं लिया और वो उसके खिलाफ एक्स पार्टी कर दिया गया। डीएम साहब के यहाँ जब अपील दायर की गई उसकी, और लिखा कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर है, इसे दोबारा रिमांड कीजिए और इसको सुनवाई का मौका दीजिए, लेकिन उन डीएम जो पहले थे वो ट्रांसफ़र हो गए और लगातार 3 डेटें उसमें पड़ी और डीएम संभल नहीं बैठे, और चौथी डेट पे वो 15-20 मिनट के लिए बैठे और ये कहते हुए कि इसमें सुनवाई हो गई और उन्होंने फाइल रख ली। जब मौके पर पहुंची पार्टी और उनसे बात की गई तो पेशकार साहब ने ये कहा कि आप इसमें रिटिन आर्गूमेंट दाखिल कर दीजिए। रिटिन आर्गूमेंट दाखिल किए गए विदिन हाफ एन आवर में, लेकिन उसका कोई जिक्र उसमें नहीं किया गया और उसको अपील को मेरिट पे डिसाइड माना गया। अगर आप सरसरी में खारिज करते नॉन अपीयरेंस में तो भी बात चल जाती, लेकिन जब आपने अपील मेरिट पे डिसाइड की है तो अपील में हमारे 3-4 ऑब्जेक्शन जो मेन थे, ये था कि ये जो मस्जिद है सन 1947 से पहले की बनी हुई थी। कंटिन्यूस 1926 के बारे में बताते लोग पुराने के 1926 में ये बनी थी, और जब से कंटिन्यूस मस्जिद ही थी, जिसका 84 में वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी था। अब जब वक्फ बोर्ड में लिस्ट में है, ये वक्फ की लिस्ट में था, तो हमारा ऑब्जेक्शन उसमें अपील में लिखा हुआ था ये कि वक्फ में दर्ज होने के नाते से, और उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी लगाई थी वक्फ बोर्ड से लेकर के जिसमें रजिस्टर्ड है। और इसमें एक ख़ास और बात थी कि 1995 के यूपी के गज़टियर में भी उसको मस्जिद दर्शाया गया है। जिस नंबर पे वो कब्रिस्तान बताते हैं उस मस्जिद पे मस्जिद दर्शाई गई है, यूपी की सरकार ने दर्शाया गया है, लेकिन उसको किसी बात को उन्होंने अपने जजमेंट में नहीं खोला और ये कहते हुए कि इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और खारिज कर दी। और बात ये थी कि 5 तारीख में ऑर्डर अपील पेश हुई थी, 5 में ही 4 बजे ये पता चल गया कि कल को मस्जिद गिर जाएगी, जबकि ऑर्डर पे साइन सुबह को अगले दिन 10 बजे तय हुआ है। काफ़ी कोशिशों के बाद सारे कागज़ भी दिखाए, लेकिन उन्होंने किसी बात को सुनने के नहीं। उनका एक मकसद था कि जहाँ मस्जिद है और थोड़ा मौका मिलता है गिरा देते। अगर कब्रिस्तान भी मानते तो तब भी कब्रिस्तान पे से हटाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल को सुनने का राइट था। अगर कब्रिस्तान भी मानेंगे तो कब्रिस्तान भी वक्फ की जगह है, और अगर कब्रिस्तान में भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल क्या कहते हैं कब्जा है, उसको हटाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में वक्फ एक्ट के तहत ही आना था। और क्योंकि मस्जिद रजिस्टर्ड थी तो सबसे पहले तय ये होना था कि ये मस्जिद है या सरकारी इनकी रेवेन्यू की जगह है, और उसको जब वक्फ का मैटर उसमें आ जाता और वक्फ लिस्ट में थी वो, तो उसको क्या कहते हैं सुनने का राइट था वक्फ ट्रिब्यूनल को। और हमने बहुत ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उन्होंने उसको किसी चीज़ को नहीं लिखा और उसको गिरा दिया गया। और अब भी संभल स्पेशल टारगेटेड है 4 मस्जिदों के गिराने के बावजूद, कुछ कब्रिस्तानों पर, कुछ जगहों पर और पर, जो कि वक्फ बाई यूज़र में तो मस्ट है। ये तो दर्ज भी थी और बहुत से दर्ज नहीं है, लेकिन उसमें 50-50, 100 कब्रें बनी हुई हैं और अभी तक मुर्दे दफन हो रहे हैं, लेकिन उनको उन्होंने नोटिस दे दिया गया है कि ये नया कब्रों को हटा लें अपनी, ना तो हम इसे डैमेज कर देंगे और कब्जा कर लेंगे। तो मेरी सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि इसके लिए कोई नज़रसानी करें और बात करें कि वो जो डीएम और एसडीएम वगैरह और जो रेवेन्यू अधिकारी हैं वो अपने तहसील से, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, उठते हैं, वहाँ पर मंदिर मौजूद है, उस मंदिर में पूजा करते हैं और जाकर मस्जिद गिराने की कार्रवाई करते हैं। डीएम के यहाँ भी ऑफिस में क्या कहते हैं मंदिर बने हुए हैं, तहसील के अंदर भी मंदिर बने हुए हैं, एसडीएम कोर्ट में भी मंदिर बने हुए हैं, लेकिन वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन एक टारगेट बना रखा मुसलमानों के लिए, सिर्फ ज्यादती है और कुछ नहीं है। तो मेरी सब लोगों से, सीनियर सरदार से ज़रा कि इसमें थोड़ी सी नज़रसानी करें और हमें गाइड करें कि आइंदा अगर कुछ इस तरह के मैसेज आएँ तो हम इसको किस तरह से निपटें। जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हमने उनको लॉ बताया कि जस्टिस गवई साहब ने जो वर्शिप एक्ट के तहत सारी जो पुरानी मस्जिदें हैं जो वक्फ में लिस्टेड है उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से अगले आदेश तक रोक रखा है, लेकिन वो उसको भी सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरी सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि हमें थोड़ा सा गाइड करें और जो बेहतर हो वो बताएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से करना, जो पेपर इकट्ठे हो सकते हैं जो हम उनको दे सकते हैं। इसमें हमने वक्फ के रजिस्ट्रेशन के कागज़ भी दाखिल करे, जो 1995 गज़टियर का पेपर है जो सरकारी है वो भी दाखिल किया कि भाई गज़टियर में भी मस्जिद है, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। और ये देना चाहिए था, अगर वो एक्सपार्टी भी करते तो, और वो जब मेरिट पे डिसाइड कर रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्शन है
तो उन्हें उसमें ये तय करना चाहिए था कि ये वक्फ है या नहीं है, हम बात गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, या हमारे पेपर जो हैं गलत है या सही है। और अगर वक्फ है तो फिर ये वक्फ ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र होना चाहिए था केस। रेवेन्यू रिकॉर्ड को 85 सेक्शन जो है 1995 एक्ट का, उस वक्फ एक्ट का, उसमें बार्ड है कि कोई रेवेन्यू कोर्ट अगर वक्फ का मैटर आएगा तो कोई रेवेन्यू कोर्ट या कोई सिविल कोर्ट उसको नहीं सुनेगी और वक्फ ट्रिब्यूनल सुनेंगे। लेकिन हमारी किसी बात को नहीं माना और हमारी मस्जिद गिरा दी गई। और हाल ये किया गया कि मस्जिद में घुस के, जबकि पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मस्जिद खाली कर दें, तो वहाँ के लोगों ने, लोकल ने मस्जिद खाली कर दी गई थी। उसके बावजूद आई लव मोहम्मद के पर्चे दिखाकर उन लोगों पर पहले FIR दर्ज की गई, इसलिए डराने के लिए कि वो मौके पे नहीं आए, और दूसरी बात क्या कहते हैं, मस्जिद गिराई गई। अगर आई लव मोहम्मद का पर्चा अव्वल तो था नहीं उसमें, और अगर है भी तो मस्जिद के अलावा कहाँ मिलेगा? क्या मस्जिद में आई लव मोहम्मद का पर्चा मिलना कोई गुनाह है? या 12 रबीउल अव्वल के कोई झंडे होते हैं, अगर झंडे वहाँ रखे हुए हैं तो उसमें क्या गुनाह है? उससे किसे इफेक्ट हो रहा है? लेकिन उन पर FIR की गई, इसलिए डराया गया और फिर मस्जिद तोड़ी गई। तो मेरे सीनियर हज़रात बैठे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट हो सके जस्टिस गवी वाले ऑर्डर के तहत, वर्शिप एक्ट में, कि ये इन्होंने बिना उनके ऑर्डर के, जब वो स्टे लगा रखा है किसी भी वक्त की प्रॉपर्टी को नेक्स्ट ऑर्डर तक नहीं छुएंगे, तो वो किस तरह से सुनवाई कर रहे हैं और किस तरीके से वो डेमोलिश कर रहे हैं। और ये कंटिन्यूस रोज का है, कहीं ना कहीं हो रहा है। बस मैं इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जहाँ मौका मिले हमें रास्ता दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम और एहसान है कि उसने हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बड़ों को इतनी काबिलियत अता फरमाई कि वो कम से कम हमारी कौम के लिए सर जोड़कर आज ऐसी मीटिंग कर रहे हैं जिससे इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को फैज़ पहुंचेगा। ऐसी हम मीडिया से भी उम्मीद रखते हैं। जो हमारे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उन जुल्मों से कुछ ना कुछ तो राहत इस मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़रूर मिलेगी। ऐसी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो इसको सीरियसली ले रहे हैं। जब सीरियसली कोई चीज़ ली जाती है तो इंशाअल्लाह कामयाबी भी कहीं मिलेगी ज़रूर। तो मेरा नाम हाजी रफ़ीक मलिक है, मैं खौड़ा कॉलोनी गाज़ियाबाद में रहता हूँ। हमारा एक मदरसा है, मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम उलूम। सन 89 से वो मदरसा चल रहा है। सन 88 में कॉलोनी कटी थी, सन 89 से मदरसा कायम है। 2000 से रजिस्टर्ड है, 2000 से रजिस्टर्ड है मेरठ के अंदर, पक्की रजिस्ट्री है। बिजली के कनेक्शन कॉमर्शियल 2 लगे हुए हैं, लेकिन कोई हमें इत्तला नहीं। हम कमेटी में भी नायब सेक्रेटरी के ओहदा है हमारे पास, हमारे को कोई इत्तला नहीं, कोई मामला नहीं, कोई कभी किसी का कोई नोटिस नहीं। बड़े आराम से हमारे मदरसे में 300 बच्चियां पढ़ती हैं, जिनको 7 आलिमा पढ़ाती हैं, और बच्चे भी पढ़ते हैं जो बाहर के भी कम से कम उसमें 40 से 50 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छी तरह से हम उम्दा तरीके की उसमें पढ़ाई भी करते हैं। मैं कंप्यूटर के हमारे मदरसे में लगे हुए हैं। अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ एक हादसा हो जाता है। वो हादसा एक सूर्या चौहान है, उनका हादसा, एक लड़का मारा जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। उसको एक मुसलमान के लड़के ने मार दिया, असद ने। असद उसका नाम है मारने वाले का। उसको मार दिया तो किसी को कोई वो नहीं, भाई ऐसे तो रोज़ हादसे होते ही हैं। बहुत बड़ी कॉलोनी है, 12 लाख की आबादी है। खौड़ा कॉलोनी छोटी मोटी आबादी नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है, घनी आबादी है। उसके अंदर असद मार देता है उसको, और वो भी मार देता है बकरा ईद वाले दिन। तो सभी दहशत में आ जाते हैं और सभी उसकी मुखालफत करते हैं। किसी ने एक मुसलमान, अगर कोई भी चैनल वाले हमारे गली गली में घूमे, गली घर घर घूमे माइक लेके, चैनल वाले किसी एक मुसलमान की डिबेट का कोई अगर ये दिखा दे कि किसी ने उसको अच्छा कहा हो, किसी ने अच्छा नहीं कहा, तो और उल्टे ये कहा कि ये मुसलमान गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, ये फ़िलिस्तीन को जानते हैं, ये गाजा को जानते हैं। मतलब हमारे लोगों ने इतनी बर्दाश्त करी है कि हमारे रोड पर नंगा नाच किया गया,
प्रशासन के होते हुए, जबकि 1000 पुलिस वाले वहाँ लगे हुए, सारे काम बढ़िया। एनकाउंटर पुलिस ने असद का भी कर दिया 72 घंटे के अंदर अंदर। फिर भी बाहर से लोग आ रहे हैं, कभी 500, कभी कुछ, बड़े बड़े रोडों पे गालियाँ दे रहे हैं कि इनको घर से निकाल लो, इनकी माँ बहनों को नू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरीके का हमने अपनी लाइफ में, हमारी उम्र 57 साल की है, हमने कभी नहीं देखा इस हिंदुस्तान में। जिस तरीके का माहौल अब चल रहा है, बेवजह एक मर्डर होता है, मर्डर का एनकाउंटर कर दिया जिसने मर्डर करा है, और हम भी कह रहे हैं और जितने भी बच्चे हों उनको कानून के रास्ते फांसी की सजा दिलवाइए। आप पर अगर इल्जाम है उन पे, तो भाई किसी मुलजिम को बचाने का किसी ने नहीं करा। उसके बाद भी बिगर कोई नोटिस, बिगर कोई इत्तला, जबकि हम वहाँ अल्लाह के करम से इतने सक्षम हैं कि वहाँ का MP भी जानता है, वहाँ MLA भी जानता है, थाना अध्यक्ष भी जानता है, DM भी जानता है, SP भी जानता है। हमने सन 89 से वहीं रह रहे हैं, हर सभासद जानता है, मेयर जानता है, सब जानते हैं हमें। अगर चाहता तो फ़ोन करके हमें बुला लेते मदरसे में, कि आपके मदरसे में दिक्कत है, आप यहाँ आके कागज़ दिखाइए। हमें नहीं बुलाया और मदरसे पर सील लगवा दी। सील में 7 दिन का वक्त दिया है, हमने 7 दिन की बजाय 6 दिन में हमने हाई कोर्ट में दायर नदीम भाई और समीम भाई का हमसे कांटेक्ट हुआ, इनके थ्रू हाई कोर्ट में हमने रिट याचिका डाली है। अल्लाह आपसे दरख्वास्त है कि आप उन अधिकारियों को समझाएं कि भाई हमारे बच्चे बेघर हैं, हमारे बच्चे बिगर माँ बाप के वो पढ़ाई पढ़ रहे, उनको 11 बच्चों को बंद कर दिया, इतनी जल्दबाजी में बंद करा। इतनी जल्दबाजी किस काम की भाई? कानून है, कानून के तहत आप हमें बुलाते, हमसे पूछते हुए तुम पे कागज है या नहीं है, हम पे नहीं कागज थे तो सील लगा देते, तोड़ देते, हमें कोई एतराज थोड़ी। इसे क्यों नहीं दिखाते जो सील करके गए हैं? ये बच्चे अंदर क्यों हैं? इतना मौका क्यों नहीं दिया जो बच्चों को भी अंदर बाहर निकाल दे? अरे सब बच्चे मदरसे पर डिपेंड हैं जिनके माँ बाप नहीं है यहाँ, जो ये 3 बच्चे हैं, ये जिनके यहाँ माँ बाप नहीं है वही तो रहेंगे यहाँ छुट्टी में। 10 दिन की छुट्टी है मदरसे की 10 दिन की छुट्टी है। जो यहाँ खाते हैं, जो यहाँ पीते हैं, जो यहाँ सोते हैं, वो बच्चे यहाँ हैं। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं सर हमारे कागज मदरसा 10 दिन की छुट्टी पे है, बकरा ईद की 10 दिन की छुट्टी थी, मदरसा बंद था, हम अपने घर सो रहे थे, हमें क्या पता मदरसे से उस मटर से क्या लेना देना। तो अब वो आए और आके उन्होंने मदरसा सील कर दिया। हमें किसी पड़ोसी ने फ़ोन करा, हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच गए। 5 मिनट में कहा हमने, भाई हम पे कागज़ हैं सर, हमारे कागज़ तो देख लीजिए, हमारे कागज़ देख लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हमारे कागज़ ठीक नहीं है तो इसको ढा दीजिए, हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे आपका। लेकिन हमारी कोई बात नहीं मानी। 11 बच्चे हमारे जो मदरसे पर डिपेंड थे, 11 बच्चे वो जिनका ना माँ था, ना बाप था, ना घर था, ना कोई था, 11 बच्चे वो बंद कर दिए मदरसे के अंदर, सील लगा दी गई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने 10 मिनट बाद पीछे के गेट से वो मदरसे के बच्चे निकलवा दिए। वो वादा करा था हमसे इंस्पेक्टर साहब, भले आदमी, उन्होंने हमारा काम बच्चे निकलवा दिए। हमारी परेशानी, दर्द कुछ कम हो गई। उसके बाद हमारा नदीम भाई से और समीम भाई से कांटेक्ट हुआ, इन्होंने हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डाल दिया। अब भाई कल की डेट थी, अब मालूम नहीं भाई, नहीं मालूम होगी कि ये दानिश्वर लोग हैं। भाई हम तो ज़्यादा दुनिया की तालीम ज़्यादा जानते नहीं, आपके लोग, हम तो दरख्वास्त यही करेंगे, हमारे बच्चे परेशान हैं, कृपा अगर हमारी कोई कमी है हाँ तो उस कमी को बताई जाए और मदरसे का सील खुलवाई जाए। हमें अधिकारियों से कोई ज़्यादा गिल्ला शिकवा किसी से है नहीं। भाई अधिकारियों के ऊपर भी बहुत दबाव है, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक आयोग से खुद मिला, मैंने कहा सर ये कागज़ हैं, उन्होंने कहा आपने तो हाई कोर्ट में डाल दिया। मैंने कहा हाँ जी हाई कोर्ट में तो डाल दिया, लेकिन आप इसको खुलवा दीजिए। उन्होंने कहा अभी बहुत दबाव है, बहुत परेशान है, 15 दिन बाद बात कर लेना। ये जवाब मुझे अल्पसंख्यक आयोग से मुझे मिला। तो भाई मैं तो, आप इस हिंदुस्तान की आवाज़ हो, आपके सामने कभी ऐसा नौबत आई हो तो बता दो। जिस हालात में आज देश चल रहा है, उस हालात में एक ना कुछ आदमी जिसके ऊपर गुंडा एक्ट दुनिया भर की वो लग रही है धारा, वो आदमी रोड पे
पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में ये कह रहा है कि मुसलमानों को काट दो, मार दो, उन पर कुछ नहीं हो रहा है। एनएच से लगी हुई है उन आदमी पर जो वो डिमांड कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई अधिकारियों से, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छी खबर चलाएं और हमारे मदरसे का सील खुलवाएं। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। दाल मंडी का हाल मेरे ख्याल से जो दर्द है वहाँ का किसी से छुपा नहीं है, और आज भी जिस दर्द से हम लोग गुजर रहे हैं वो आप मीडिया बंधु जान रहे हैं। और आपके बीच में दाल मंडी का ये वासी आया है। और आपको एक चीज़ और बता दें, हम उस शहर से आते हैं जहाँ के सांसद हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उनसे आदिल खान ने कई बार मिलना चाहा, सिर्फ इसलिए कि हमारी छोटी सी गली को 8 से 12 फीट की गली है, उसको कम से कम आपने हाईवे बनाने का काम किया है। तो कम से कम आपको अगर विकास की धारा वहाँ से बहाना था तो कुछ कम कर सकते थे और लोगों का भला हो सकता था। लेकिन हमको ना मिलने दिया गया, और मिलने तो दूर की बात है, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता था, और एक नहीं कई बार किया गया। और आज के डेट में आप लोगों ने सुना होगा कि सुंदर होता है एक अति सुंदर होता है। हमारे दाल मंडी में जर्जर आया, उसके बाद अति जर्जर आ गया साहब। अति जर्जर में कहा गया कि ये आपको जो पैसा मिल रहा है 70% कम हो गया, और नहीं देंगे फिर भी गिरा देंगे। तो बहुत ऐसे हमारे दाल मंडी वासी भले जितने थे भाग भाग के जा के देना चालू कर दिए कि भाई दो नहीं तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ये हाल था। और आज प्रेजेंट टाइम मुहर्रम का समय है। इस समय वहाँ की हाल मैं बता दूं, 24 घंटे लाइट नहीं है, पूरे तार उतार दिए गए हैं, पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। दाल मंडी ठीक है जा रही है तो जा रही है, तो पूरी दाल मंडी खत्म नहीं हो जा रही है। मेरा ही 2 मकान था, 2 में से एक गया, एक आधा गया है। आधा गया है तो आधे में मेरा परिवार थोड़ा बहुत रह रहा है ना, तो उसमें पानी लाइट ये चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है साहब। तो आज मैं अपना दर्द, सलमान खुर्शीद साहब हैं, नदीम साहब हैं, और ये लोगों ने बहरहाल हम लोगों की ताकत बन के सामने आए हैं। और इन लोगों की देन थी, जो पंचर वाला है ना, पंचर वाला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट तक जाके हम लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है। और अभी भी हमको भरोसा एक चीज़ का है सबसे बड़ा, हमारे किया दुकानदार, किसी की 60 लाख की दुकान है, किसी की 50 लाख की, किसी की 40 लाख की, पूरा दुकान 1 रुपया नहीं मिल रहा है साहब। हमको भरोसा है कि ये लड़ाई हमारी सुप्रीम कोर्ट में दुकानदारों की चला रहे हैं, उससे हमको भरोसा है कि मेरे दुकानदारों का भला होगा। और मेरी 8 साल की बिटिया जिसने मोदी जी को लेटर लिखा था, एक दिन मैं, देखिए 6 महीने से मैं लोग डिस्टर्ब हूँ, एक दिन मैं घर आता हूँ तो बिटिया ने कहा कि पापा मैंने मोदी जी का लेटर लिख रखा है। जब मैंने उस लेटर को देखा तो मेरी आंख भर आई साहब। उस लेटर में बिटिया ने ये लिखा था कि मोदी जी हमारा घर जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है, मेरे पापा की दुकान है जिससे रेंट से मेरा खर्चा चलता है, वो सब चला जाएगा तो हम लोगों की पढ़ाई कैसे होगी, उस पर ध्यान दें ताकि हम बच्चे पढ़ सकें। तो साहब वो सारी चीज़, अब वो चिट्ठी सिर्फ चिट्ठी तक महसूस रह गई, उसके आगे नहीं बढ़ पाई। आपको बता दें तो दर्द से हम लोग बहुत गुजर रहे हैं, और एक तरफ जुल्म है तो एक तरफ हमारे लिए आप लोग मीडिया बंधु ताकत बन के खड़े हैं, ये भी मुझे मालूम है। नदीम खान साहब वो भी ताकत बन के आए, यहाँ तक कि यहाँ से वो दाल मंडी तक हमारा दर्द देखने पहुँचे थे। सलमान खुर्शीद साहब बिना फीस लिए हम लोगों की जितनी मदद हो सकती है वो कर रहे हैं। इस चीज़ का कर्ज शायद हम लोग कभी उतार नहीं पाएंगे। बस हम ये चाहेंगे आप मीडिया बंधुओं से कि हम लोगों के लिए जो भला हो सकता है कम से कम हो जाए। दुकानदारों का मसला चल रहा है, दुकानदारों को पहले ये बात हुई थी कि दुकान बना के दे देंगे, फिर लोग स्टे लेने गए तो उस पर यह हुआ कि डीएम साहब बिना आपकी सहमति से 1 इंच आपका घर लेंगे नहीं। तो साहब सहमति सिर्फ एक बार हमको दिखी थी, लोगों ने बुलाया था बात करने, मैं दाल मंडी से 700 से 800 लोग को लेके डीएम साहब के यहाँ पहुँचा था।
बहरहाल डीएम साहब तो नहीं मिले, उनके प्रोटोकॉल मिले। सिर्फ ये कागज़ पर रह गया कि आपको दुकान मिलेगी फला जगह, और कहीं नहीं मिली, और आज वो दिख नहीं रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे दालमंडी वासियों को दुकान मिलेगी। सलमान खुर्शीद साहब दिलाएंगे, नदीम साहब दिलाएंगे, और जितने हमारे पीछे ताकत है ये दिलाएंगे, क्योंकि जुल्म हमेशा कायम नहीं रहता, उसकी भी एक मियाद है, और वो मियाद बिल्कुल खत्म होगी। आज जिस तरह हम लोग ताई से गुजर रहे हैं, क्यों? हमारे किया एक ही चीज बचा था, हमारे सांसद मोदी जी, विधायक, ठीक, बीजेपी के मेयर, बीजेपी के एक चीज बचे थे, पार्षद, वो भी हम लोगों ने मिलकर बीजेपी का बना दिया, और विकास की धारा हमारे दालमंडी से बहना चालू हो गई है। तो अब भला कब होता है यही हमको देखना है। बस इतना ही कहेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप तमाम साहिबान का, असल में आप जयपुर के बारे में तमाम चीज़ें आप सुन चुके हैं। जयपुर के अंदर नंदपुरी एक कॉलोनी के अंदर नूरानी मस्जिद है, और ये इलाका जयपुर शहर की 4 दीवारी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम आबादी नहीं है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी की बॉर्डर्स के ऊपर ये मस्जिद बनी हुई है। और नंदपुरी इलाका जो है, वहाँ से रेलवे ट्रैक निकल रहा है। रेलवे ट्रैक के बराबर में 30 फुट की सड़क है, और ये मस्जिद 1981 में तामीर की गई थी। उस वक्त 30 फुट की ही सड़क थी, कोई मास्टर प्लान वहाँ पर नहीं था। उसके बाद में वो मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता तामीर होती रही, और आज की तारीख़ में जिस दिन वो डेमोलिश की गई, उस दिन वो 3 मंजिला मस्जिद थी। उसमें तकरीबन, क्योंकि उस पूरे इलाके के अंदर, पूरे हाउसिंग बोर्ड के इलाके में अगर आप रेडियस देखें तो 7-8 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिसमें वो अकेली एक मस्जिद थी। तो राहगीर भी, आसपास से गुजरने वाले भी, वहाँ आसपास के जगतपुरा के रेलवे स्टेशन के लोग भी, सभी लोग नमाज अदा करने वहाँ आते थे। इस मस्जिद को डेवलपमेंट के नाम के ऊपर कि साहब इसकी हम सड़क को 80 फुट चौड़ा करेंगे। 80 फुट सड़क चौड़ी करने के ऊपर भी उसका मैक्सिमम 20 फुट एरिया उसके अंदर जा रहा था। मास्टर प्लान 2011 में आता है। मस्जिद 1981 से तामीर है, लगातार उसके ऊपर नमाज होती है। तो 80 फुट सड़क चौड़ी करने के नाम के ऊपर उन्होंने किसी भी शख्स को कोई नोटिस नहीं दिया। ज़मीन वो पूरी वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज है, और 2003 के सर्वे फार्म में गवर्नमेंट ने खुद ने उसको दर्ज किया है एज ए मस्जिद। उम्मीद पोर्टल के ऊपर वो चढ़ाई जा चुकी है, वहाँ भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बावजूद भी किसी भी मस्जिद कमेटी के किसी भी शख्स को कोई नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि उनसे ये कहा गया, उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि हम सिर्फ 10 फुट लेंगे। शुरू में कहा कि 10 फुट लेंगे, फिर कहा कि हम 15 फुट लेंगे, मैक्सिमम 20 फुट लेंगे। और वो कम पढ़े लिखे लोग, भोले भाले लोग इस उम्मीद में, इस भरोसे में कि हाँ ये जो कुछ कह रहे हैं वो हो सकता है कि मस्जिद हमारी बच जाए, और वो इसको सिलसिले को आगे लगातार करते रहे। फ्राइडे की शाम को मगरिब की नमाज के बाद 7:30 बजे नोटिस लेके एक तामील कुनिंदा वहाँ पहुँचता है। हम लोग वहीं बैठे हुए थे, क्योंकि फ्राइडे की शाम को जब पूरे शहर का नेट बंद कर दिया गया और पुलिस का ज़ाब्ता शहर में बढ़ने लगा, तो शहर के अंदर ये खबर आई कि कुछ गड़बड़ है और ये किस लिए किया जा रहा है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, मस्जिद के अंदर मौजूद थे। हमारी मौजूदगी के अंदर तामील कुनिंदा एक नोटिस लेके पहुँचा। 7:30 बजे मगरिब की नमाज हो चुकी थी, और अगले दिन सैटरडे और संडे था, छुट्टी थी। और मंडे को सुबह 5 बजे इन्होंने उसको डेमोलिश करना शुरू कर दिया। शहर से कोई भी रिएक्ट ना हो, इसलिए पूरे शहर में तकरीबन 20,000 के आसपास पुलिस फोर्स और टास्क फोर्स लगाई। वो इलाके जहां से मुस्लिम निकल सकते थे या अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते थे, उन तमाम इलाकों को सील किया गया। जिस जगह पर मस्जिद थी उसके रेडियस को, 4 किलोमीटर के रेडियस को सील किया गया। किसी भी किस्म के आदमी को वहाँ एंट्री नहीं दी। आसपास के इलाके की छतों के ऊपर ड्रोन घुमाए गए, छतों के ऊपर भी पुलिस के आदमी को खड़ा किया गया कि कोई तस्वीर नहीं खींच ले। तो ये स्टेट प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये स्टेट टेररिज्म है मेरी निगाह के अंदर। कि स्टेट जब खौफ पैदा कर दे आवाम के अंदर, जनता के अंदर,
और वो उनको इतना डिमोरलाइज कर दे कि आप अपनी नाराज़गी भी नहीं दिखा सकते। जबकि इस सिलसिले के अंदर एक मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर पेश किया जा चुका था और वहाँ से नोटिस जारी हो गए थे, और जैसे ही नोटिस की तामील हुई 10 तारीख उसके अंदर फिक्स थी और उन्होंने 8 तारीख को उसको डेमोलिश कर दिया। तामील होते ही अगले ही दिन सुबह 5 बजे पूरी फोर्स लगा के उसको डेमोलिश कर दिया और पूरी मुकम्मल डेमोलिश कर दी। कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि बाकायदा खरीद शुदा प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड में दर्ज है, उम्मीद पोर्टल पे दर्ज है, वक्फ 2003 के वक्फ सर्वे के अंदर जो गवर्नमेंट खुद कराती है उसमें भी वो दर्ज है। इससे ज़्यादा क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट को? अब अगर आपको नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कोई काम करना ही था तो आप जो तरीका है उस तरीके से आते, आप कंपनसेशन की बात करते, आप लोगों से सेट की बात, आपने मतलब पूरा इंतजाम इस बात का किया कि कोई आदमी लीगल प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं कर ले। ये तो इंतहाई तकलीफदेह बात है। फिर हम किस कानून की बात करते हैं? हमारा संविधान कहाँ चला गया? लीगल प्रोसीजर कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, क्या 15 दिन पहले ऑर्डर पास, आप 15 दिन का नोटिस दोगे, नोटिस देके सुनवाई करोगे, सुनवाई करने के बाद में जो फैसला आता है उसकी भी अपील करने का टाइम दोगे और फिर कोई कार्रवाई करोगे। और इस ऑर्डर को दिखाकर हम विजयनगर के अंदर भी अभी कुछ दिनों पहले, 2 साल पहले राजस्थान के विजयनगर के अंदर एक कम्युनल इशू बना और उसके ऊपर इन्होंने 5 मस्जिदों को और 4 मकानों को और कब्रिस्तान को नोटिस दिया। तो हमने गवई साहब के इस ऑर्डर को दिखा के हाई कोर्ट में 5 रिटें लगाई और वहाँ से हमने स्टे करा लिया था। तो गवर्नमेंट जानती थी इस बात को कि अगर लीगल प्रोसीजर में अडॉप्ट किया गया या लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करने का मौका दिया गया तो स्टे हो जाएगा। तो कोई मतलब ये क्या, मतलब आप क्या तरीका है कि आप नोटिस पे डेट डालते हैं 11 तारीख की, उसकी सर्विस कराते हैं 16 तारीख को और डेमोलिश कर देते हैं 18 तारीख को। तो ये तो वेल प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है पूरा का पूरा। अभी बाड़मेर के बारे में आगे मेरे साथी बताएंगे, मैं उसका थोड़ा सा हिंट टच करता हूँ आपको कि बाड़मेर में आपने कहा कि बीएसएफ की सिक्योरिटी पोर्टल को पानी देंगे, तो वहाँ पर आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों को क्यों कर रहे हैं? और भी गाँव हैं, और भी लोग हैं, और भी मजहब के इबादत गाह हैं, आप किसी को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सोच समझ के, प्लान करके, ऑर्गेनाइज तरीके से पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के खिलाफ किया जाने वाला एक काम है। और ये सिर्फ वो काम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी, आप कहिए कि पूरी कम्युनिटी को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो हम तमाम साथियों से, स्पेशली मीडिया से हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया देश का फोर्थ पिलर है और मीडिया मेरी निगाह में तो मीडिया का, आप कहिए कि मीडिया की शुरुआत भी इसीलिए हुई थी कि जो कुछ सरकार जुल्म कर रही है वो सबके सामने आना चाहिए। जो पब्लिक के लिए जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। तो हम आप सब साहिबान से उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को लेके आएँ कि मुल्क ऐसे नहीं चला करते। मुल्क तो सबका है, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ देने पे आजमाइए ना। अगर कोई शक है तो इस कौम को कुर्बानियाँ देने पे दोबारा आजमाइए, खोलिए बीएसएफ के बॉर्डर, चेक करिए, आइए देखा कितने लोग आते हैं, कौन पीछे हटता है। आज भी सबसे ज़्यादा नाम हमारे ही लिखे हुए हैं इंडिया गेट के ऊपर, और फिर आप मौका देंगे तो फिर इससे ज़्यादा लिखे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कौम कभी कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटी है, लेकिन ये हमारे वजूद का सवाल है। ये सिर्फ एक मस्जिद का सवाल नहीं है, ये मुस्लिम कौम के वजूद का सवाल है कि आप अगर हमें शलवार कमीज़ पहनने पे एतराज़ करें, आप हमारे टोपी पहनने पे एतराज़ करें, आप बॉम्बे की मस्जिद के सामने योगा करने पे तो आपको खुशी है, उस दिन रोड जाम हो रहा है तो आपको एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर 10 मिनट की नमाज़ पढ़ लें तो सब एतराज़ है। ये क्या जहन है? इस तरह तो मतलब मुल्क में नहीं चला करते। ये सब चीज़ें तो कुछ दिनों में होती हैं ना, ख़त्म हो जाती हैं। हम सदियों से रहते आए हैं, हज़ारों साल से इस मुल्क में रहते आए हैं। इस कौम में इस मुल्क में कोई कौम ख़त्म नहीं हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से इंशाल्लाह कोई कौम ख़त्म भी नहीं होगी, हम डिमोरलाइज भी नहीं होंगे, आपको यकीन से कह सकते हैं हम। लेकिन तकलीफ़ में हैं कि हम अपने साथियों को, अपने बच्चों को, अपने छोटों को, या ये कहिए कि जो हमारे बराबर के ज़्यादा समझदार नहीं हैं, उनको समझाना हमारे लिए मतलब एक मुश्किल सा काम हो गया है कि हम कब तक उन्हें ये कहें कि नहीं भाई कानून का रास्ता अपनाइए। हम आज भी यही कहते हैं कि कानून ही वो है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक तरह से प्रवोक करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं आपको। वो चाहते हैं कि आप इनके जाल में ट्रैप हो जाएं।
और सड़कों पर उतरिए आएँ। और जब सड़कों पे जब हम शांतिपूर्वक भी कोई हम मुजाहरा करना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें 10-20 लोग बाहर के आ जाएं और हमारे खिलाफ कोई काम कर जाएं। तो ये सब चीज़ें एक साजिशें बाकायदा रची जा रही हैं, वो पूरी कौम को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, हमारी इबादत गाहों को तबाह किया जा रहा है। ये मुनासिब नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मिल्लत के लिए, किसी भी शहर के लिए। मैं तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन चीज़ों को आप जितना हो सकता है इतना दिखाएं, हक बात दिखाएं, सही बात दिखाएं, और जो कानून कहता है उसका सब लोग पालन करें। हम भी तो उसी कानून को पालन कर रहे हैं कि भाई आपने कहा कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में भी करी, आपने कहा कि शहर से 20 किलोमीटर दूर ट्रैफिक जाम हो रहा है इसलिए हम सड़क चौड़ी कर रहे हैं, लेकिन जयपुर शहर की 4 दीवारी के अंदर बड़ी चौपड़ से चांदपोल के बीच में 3 मंदिर हैं, उनके बारे में ये ख्याल क्यों नहीं आया आपको? वो बिल्कुल सेंटर में है, उस तीनों मंदिरों में हमें उससे भी एतराज़ नहीं है, पुराने हैं, आस्था है, आप इंतजाम कर लीजिए, कोई मकान ले लीजिए। पर ये तरीका तो बिल्कुल गलत है जो आप हमारे साथ में अपना रहे हैं। हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं। और हम जब दिल्ली में बैठे हुए तमाम वकूल हजरात से दरख्वास्त करते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि राजस्थान में बाड़मेर में इन्होंने तकरीबन 300 मस्जिदों को नोटिस दिया, 50 किलोमीटर की चौड़ाई में, बॉर्डर से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में ये नोटिस दे रहे हैं। और ये बॉर्डर्स जो है वो खाजूवाला है, चौहटन है, सांचौर है, अनूपगढ़ है, गंगानगर है, ये पूरी बेल्ट है जो राजस्थान की बॉर्डर से लगती हुई है। ये 900 किलोमीटर लंबी बेल्ट है। इस 900 किलोमीटर लंबी बेल्ट की 50 किलोमीटर चौड़ाई अगर आप खाली कराना चाहते हैं तो कम से कम डिस्क्रिमिनेशन तो मत कीजिए, इसमें तो ईमानदार रहिए, या वहाँ भी छाटेंगे। और जब आप छाटते हैं स्पेसिफिक तो फिर आप ये मैसेज देते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, उससे हमें सख्त एतराज़ है। अगर नेशनल इंटरेस्ट की ही बात है तो उस 15 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं आप तमाम साफ़ कीजिए। लेकिन आप क्या इशारा कर रहे हैं? सिर्फ मस्जिदों को डेमोलिश करके क्या इशारा कर रहे हैं कि मुसलमानों से देश को ख़तरा है? तारीख़ देखिए जनाब, इस मुल्क को मुसलमानों से कभी ख़तरा नहीं रहा और ना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, ये एक वास्तविकता थी, एक हकीकत थी जो हमें लगा कि आपको बताना, जानना ज़रूरी है। तस्वीरें हम आपको बराबर दिखा रहे हैं। संभल का केस आपको पता चला कि संभल के केस में किस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की, और उन लोगों पर, यानी कि मस्जिद में लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के अगर पोस्टर ना मिले, सबसे पहले बड़ी बात तो उनको इस चीज़ का शक है कि ये पोस्टर मिले कैसे। अगर वो पोस्टर मिल भी गए तो उस पोस्टर में क्या लिखा हुआ था? आई लव मोहम्मद, और उस पर उन लोगों पर कार्रवाई हो जाती है। तो ये सब कहा जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये सब प्लांट तरीके से हो रहा है। जिस तरह से लिंचिंग होती थी कि उसी तरह से मस्जिद और मदरसे और दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। चुनौती मुश्किल है, लेकिन संविधान पर इस मुल्क की माइनॉरिटी को यकीन है। संविधान और कानून के सहारे वो लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और उम्मीद है कि इंसाफ होगा, क्योंकि सबको, इस देश की माइनॉरिटी को, देश के कानून और संविधान पर यकीन है। जो कुछ भी कार्रवाई होगी संविधान और कानून के दायरे पे होगी, यही इन लोगों ने बात की। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ, ऐसी खबर के साथ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नमस्कार।